Okay. See here you can see on the screen semester 3 and semester 4 syllabus, I mean subject, and this I have taken it from the website syllabus only. Okay. So you have to go on the Narayana College website, and there again last time I have told you that how to see the syllabus of your second year BBI. So accordingly you can go. You want to see that procedure once again? Yes, student. कैसे syllabus देखना है करके No, ma'am. पता है ना आप लोगों को? नहीं पता है? Yes, ma'am. ठीक है, चलो मैं फिर से एक बार आपको बता देती हूँ. ठीक है, wait. So you have to go on the Sri Narayana Guru College of Commerce, Chembur, and then you have to go on the website. वेबसाइट में जाके आप लोगों को एकेडमिक्स में जाना है. एकेडमिक्स में यू हैव टू गो ऑन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम. अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, यहाँ पे बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस है, वहां पे क्लिक करना है. ओके, सो जैसे यहाँ पे दिखेगा बीकॉम बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, एंड देन यू हैव टू गो ऑन द सिलेबस. सिलेबस है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. यू हैव टू क्लिक ऑन सेकेंड ईयर. ओके, so second year में as you can see they have given you the subject name we are starting में for the semester 3 and semester 4. तो semester 4 में जो तुम्हारा इलेक्टिव कोर्स है, तो इलेक्टिव कोर्स में ये वाले आते हैं. Here you can see financial management 2, then again the cost accounting, then entrepreneurship management, wealth management and customer relationship management. ठीक है, तो इसमें से जो 3 तुम लोगों के लिए है, these are financial management, then cost accounting रहेगा, and I think entrepreneurship management है आप लोगों को. wealth management नहीं है, customer relationship management भी नहीं है. ये होने के बाद में देन एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जो है उसके अंदर है फाउंडेशन. नहीं, फाउंडेशन नहीं रहेगा. एबिलिटी एनहांसमेंट में 2A ना, एक मिनट. ओके, सी because of connectivity issue I left out from the meeting. Once again I am sharing the screen. Okay, so we already discussed which are all the elective course to you. So that will be the financial management, cost accounting, and then the entrepreneurship management. Okay, and the second B, that is skill enhancement course में आपको आएगा. Sorry, ability enhancement compulsory course में रहेगा information technology in banking and insurance. So again, like as your last semester, this semester also you will be having IT. Okay, एंड द फिफ्थ सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारा फाउंडेशन कोर्स. तो फाउंडेशन कोर्स जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो स्किल एनहांसमेंट में फाउंडेशन कोर्स एंड ओवरव्यू ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर है. देन अगेन द कंटेम्पररी इशू है FC in NSS, NCC in physical education. You will be having foundation course 4, that is an overview of insurance sector. ओके, ये तुम लोगों का भी रहेगा. तो पहले हम लोगों ने क्या देखा था फाउंडेशन कोर्स में? ओवरव्यू ऑफ बैंकिंग सेक्टर. टोटली वी स्टडीड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, एंड इन दिस सेमिस्टर वी विल बी स्टडीइंग अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर. ओके, एंड देन लास्ट में रहेगा कोर कोर्सेज जो है जहाँ पे तुम्हारा 6th and 7th सब्जेक्ट है. सो दिस आर द कॉर्पोरेट एंड द सिक्योरिटीज लॉ एंड देन बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके, ये आप लोगों को कंपलसरी ही रहते हैं. So these are corporate and security law. I think ये आप लोगों का कौन लेगा? CSN law. मेरे हिसाब से I think Iyer sir would be taking that subject. Business economics सुब्मी मैम ले रहे हैं. Financial management 2, I think मेहताब मैम will take. Cost accounting Rosal मैम लेंगे. Entrepreneurship management ममता मैम है, कोई वैसे कोई लेगा. Okay. So these are all the subject. Now we have to discuss about the FC subject. जो टोटल अगर डिटेल में आपको जानना है कि ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्या है, तो उनका पूरा डिटेल सिलेबस ये दिया हुआ है नीचे. अगर मैं जैसे स्क्रॉल करते जा रही हूँ, देयर यू कैन सी. अगर आप लोगों को पूरा ऐसे सिलेबस देखना है, सो यू हैव टू गो ऑन द वेबसाइट एंड देयर आल्सो यू कैन सी द सिलेबस. ओके स्टूडेंट, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am.
अच्छा, अभी पहले मुझे ये बताओ, लास्ट सेमेस्टर के कितने कितने लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं दिए हैं एफसी के? लिटरली एग्जाम खत्म हुआ लेकिन किसी का नाम नहीं है प्रोजेक्ट्स के लिए. सी द पीपल हु हैव नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट, उनको क्या करना है, जो ग्रुप हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म किए थे उसी ग्रुप का एक पीपीटी बना के जस्ट मुझे गूगल क्लासरूम में भेजना है. उतना ही करो. नो नीड टू गिव मी द Okay, प्रेजेंटेशन. ma'am. विल यू डू दैट? Yes, ma'am. अदरवाइज मैं इंटरनल के मार्क्स आप लोगों को नहीं दे पाऊंगी. यस स्टूडेंट, यस और नो? Yes, ma'am. ओके ओके. वैसे मैंने तुम लोगों के एक्सटर्नल के मार्क्स थोड़े देखे हुए हैं, इतना कुछ खास नहीं है. ओके, चलो. See here, foundation course 4 and the detailed subject name is an overview of insurance sector. So this semester you will be studying in detail about the insurance sector. तो इंश्योरेंस में तुम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? You will be studying in detail about the life insurance, health insurance, home and motor insurance and then the role of insurance in logistics. ठीक है, ये सब आप लोग this you will be studying. I think you are more familiar with the life insurance. Am I right? हेल्थ इंश्योरेंस अगर Yes, ma'am. किसी ने लिया रहेगा तो, अदरवाइज पता नहीं. तुम लोगों ने, मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया रहेगा. बट जितना मैं जानती हूँ गवर्नमेंट का स्कीम रहता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो मैंडेटरी रहता है, जिनके पास लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन का कुछ अगर रेशन कार्ड रहेगा तो उनके लिए, या फिर जिनके पास एसबीआई का ये अपना क्या एसबीआई का अकाउंट है तो उनको एक मैंडेटरी रहता है हेल्थ इंश्योरेंस. हेल्थ इंश्योरेंस और द लाइफ इंश्योरेंस. सो जैसे आई फॉरगॉट द नेम. एक रहता है कि अगर आपका एक्सीडेंटल डेथ होता है तो उसके रिलेटेड कुछ रहता है. एंड मतलब एक्सीडेंटल डेथ नहीं है, नेचुरल डेथ है, बीमारी की वजह से अगर डेथ है तो उसके लिए एक इंश्योरेंस था. उसका एक नाम है, बहुत कम अमाउंट, मतलब आपके अकाउंट में से ही वो पैसा विड्रॉ होता है, आपको कोई वो पॉलिसी वगैरह निकालना नहीं पड़ता है. ये क्या नाम है उसका? हाँ, नहीं ना, लाइफ इंश्योरेंस नहीं. एसबीआई एक स्कीम देता है कि एसबीआई, अगर अपना एसबीआई में अकाउंट है ना तो वो कंपलसरी वो अपना इंश्योरेंस में आ ही जाता है. तो एक 2 लाख का अमाउंट का है और एक कुछ 5 लाख का अमाउंट का है. सो एक जो 2 लाख का है ना वो आई थिंक मतलब कुछ नेचुरल या एक्सीडेंटल डेथ के लिए था. और नेचुरल डेथ के लिए मतलब एनी बिकॉज ऑफ एनी कॉज ऑफ डेथ तो वो 5 लाख का है. ऐसा कुछ इंश्योरेंस है. तो अगर आपके पास, आप एसबीआई अकाउंट होल्डर हो तो वैसे आप पूछ सकते हो. वो डिटेल में मैं आपको बताऊंगी जैसे अपना टॉपिक स्टार्ट होता जाएगा ना, तो तभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या इंश्योरेंस रहते हैं. तो आपको ये 4 इंश्योरेंस देखने हैं आपके पूरे ये सेमिस्टर में. तो एज यू कैन सी एन इंट्रोडक्शन टू लाइफ इंश्योरेंस, जो पहला वाला था अपना चैप्टर, उसके अंदर क्या क्या पॉइंट है. तो देयर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू अप्रोच क्या रहता है, म्यूचुअलिटी क्या रहता है, प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पुलिंग, लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिस्क प्रीमियम, अगर कुछ रिस्क रहता है तो उसका हम लोग प्रीमियम भरते हैं तो वो क्या रहता है वो हम लोग पढ़ेंगे. देन प्रोडक्ट ऑफ एलआईसी. एलआईसी रहता है लाइफ इंश्योरेंस से लेके उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज रहते हैं, अलग अलग प्लान रहते हैं. तो जैसे कि क्या क्या लाइफ इंश्योरेंस प्लान रहते हैं, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान क्या होता है, टर्म प्लान क्या रहता है, होल लाइफ इंश्योरेंस क्या रहता है, व्हाट इज एंडोमेंट इंश्योरेंस, डिविडेंड मेथड ऑफ प्रॉफिट पार्टिसिपेशन पर्पज ऑफ प्लान, देन राइडर्स इन प्लान इंट्रोडक्शन फॉर्म्स एंड द प्रोसीजर. इसके अंदर आप लोग लिटरली ये भी देखोगे कि जो स्कीम हम लोग अवेल करते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्म्स एंड प्रोसीजर रहता है, कैसे उसको अवेल करना है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करते हैं. देन द नेक्स्ट वन हियर, नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट. सो यहाँ पे कौन से नॉन ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट देखने वाले हम लोग, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई की. ठीक है, आप लोग बोले कि मैम एसबीआई और आईसीआईसीआई का क्यों अलग, बाकी लोगों का भी अलग. यस, हर एक अपने बैंक का अलग अलग रहता है इंश्योरेंस प्लान. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एसबीआई एंड आईसीआईसीआई के प्लान को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. देन एन इंट्रोडक्शन टू हेल्थ इंश्योरेंस.
एवरीबडी नोज अबाउट द मेडिक्लेम कि मेडिक्लेम सब निकालते हैं. And maybe during this COVID period also, many of you might have taken this plan. हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बहुत से लोगों ने निकाला था. पहले कैसा था कि कोविड एक नया बीमारी आ गया करके वो कवर नहीं हो रहा था हेल्थ इंश्योरेंस में, ठीक है. लेकिन बाद में उसको भी कवर अप किया गया बिकॉज उसका भी खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा था. सी, तो हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, IRDA रेगुलेशन क्या है, ये इंश्योरेंस के बारे में. डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस क्या रहेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मार्केट इन इंडिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ फिक्स प्रीमियम. अगर आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो कभी कभार कुछ कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसे भी रहते हैं कि जिसके अंदर आपका पूरा बॉडी चेकअप किया जाता है. अगर ऑलरेडी कुछ बीमारी है और तुम लोग उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लमेटिक रहेगा और उसका प्रीमियम भी बहुत ज्यादा रहता है. ओके, तो अगर आपको बीमारी नहीं है और फिर भी आप हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा पैसा कम लगता है. एंड यू कैन इजीली गेट दोस काइंड ऑफ अ स्कीम हियर. देन SBI एंड ICICI हेल्थ इंश्योरेंस प्लान देखेंगे हम लोग. उनका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उनका फॉर्म्स क्या रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है हॉस्पिटलाइजेशन का. देन इंडेमनिटी प्रोडक्ट्स क्या रहता है, टॉप अप कवर क्या रहता है, कैशलेस इंश्योरेंस क्या रहता है, senior citizen plan, critical illness plan, and the micro insurance. See, what I observed, many of the BBI students, basically then when they are completing their TY, तो उनको बहुत सिंपल जॉब मिलता है. डायरेक्टली है ना, आप लोगों को ऐसे बैंक में जाके जैसे हम लोग जाते हैं ना कि अकाउंट पे, तो वैसा जॉब नहीं मिलता है, एकदम इजीली नहीं मिलता है, बहुत रेयरली ऐसा रहता है. अगर आप लोग IBPS एग्जाम क्लियर करके या कोई SBI का एग्जाम क्लियर करके जाते हो तो डायरेक्टली आपको वो व्हाट वी कैन से उसको क्या कहते हैं, अकाउंट, मतलब हम लोग डायरेक्टली वो जाते हैं काउंटर, काउंटर पे है ना. बैंक पे हम लोग बोलते हैं ना एक एक अलग अलग काउंटर रहते हैं. तो काउंटर का जॉब अगर आपको चाहिए ना इमीडिएटली तो आपको ये एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं. लेकिन आप लोग विदाउट क्लियरिंग दोस एग्जाम अगर आप लोग प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको तभी ये इंश्योरेंस के बारे में बहुत ज्यादा जॉब मिलेगा उससे रिलेटेड, कि जैसे ये हमारा स्कीम है इसको सेल करो. ओके, उससे रिलेटेड ज्यादा जॉब रहता है. और आपको ये वाला जो जॉब रहेगा ना वो अपने कॉलेज के थ्रू ही मिल जाता है बेसिकली BBI स्टूडेंट को, ठीक है. और प्रिफर करते हैं कि जो भी ये बैंक रहते हैं ना, दे आर प्रिफरिंग दिस BBI स्टूडेंट्स ओनली, कि वो लोगों को ही ऐसे जॉब दे रहे हैं बिकॉज दे आर ऑलरेडी नो कि क्या रहता है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस क्या रहता है करके. तो ये गारंटी है कि आपको जॉब तो मिलेगा. और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि स्टार्टिंग का जब आपको 12 या 13 हजार मिलता है, उसके बाद में जैसे आप लोग स्कीम, जो उनका स्कीम रहता है, जो प्रोडक्ट रहते हैं वो सेल करते जाओगे ना तो उसके अकॉर्डिंग आपको इंसेंटिव्स भी मिलता है. तो मतलब मंथली आपके हाथ में 16 हजार, 17 हजार, 18 हजार तो आ ही जाता है. ओके, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि ठीक है इनिशियली चलेगा ऐसा जॉब मिलेगा तो, लेकिन ट्राई करना कि आपको अगर किसी भी बैंक में एक काउंटर हैंडल करने का अगर जॉब मिलता है तो वो ज्यादा बेटर रहता है, ठीक है. बिकॉज सेलिंग में क्या होता है कि आपको बहुत कॉलिंग करना पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग है, भले वो स्कीम है पॉलिसी है. हाँ, तो वहां पे कॉलिंग का जॉब ज्यादा रहेगा. लेकिन काउंटर में क्या रहता है, काउंटर में आपको एक्चुअल बैंक में क्या काम होता है उसके रिलेटेड प्रोफाइल रहता है आपका वाला. तो थोड़ा ट्राई करना वैसा जॉब लेने के लिए. लेकिन अगर आपको इमीडिएटली TY के बाद में भी ऐसे सेलिंग का भी ऑफर आता है तो रिजेक्ट नहीं करने का, ठीक है. बिकॉज वेर एवर यू विल बी गोइंग दे विल बी आस्किंग यू फॉर द एक्सपीरियंस. तो कुछ ना कुछ वहां पे दिखना चाहिए. आप लोग ना लिटरली साल वेस्ट नहीं करने का कि TY के बाद 1-2 साल वेट करके नहीं मुझे जैसा प्रोफाइल चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचने का. स्टार्टिंग में कमा लेने का 1-2 साल में वही साल रहता है, एक फेज रहता है सीखने के लिए. एक बार तुम लोग सीख जाओगे ना तो आप लोग नेगोशिएट कर पाओगे, बार्गेनिंग कर पाओगे कि मुझे इतना सैलरी चाहिए करके. आप लोग एकदम फ्रेशर करके जाओगे तो कोई नेगोशिएशन नहीं होने वाला है. ओके, सो अगर आप कम एज में 15 हजार सैलरी पे स्टार्ट करते हो इंसेंटिव्स के साथ में, तो एटलीस्ट आप देखो 21 एज में अगर आप लोग उस सैलरी में स्टार्ट करोगे तो मैं गारंटी देती हूँ कि 25 एज में आप लोग ऑलमोस्ट 30,000 तक आ जाओगे. आर यू गेटिंग मी? इसके लिए स्टार्टिंग भले ही डिफिकल्ट रहेगा बट एक्सेप्ट कर लेने का. और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हमारे कॉलेज से ही आपको ये जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट के थ्रू मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है. तो
कोविड की वजह से प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुद भी ग्रुप में डालती रहती हूँ अगर कुछ भी ऑफर आता है तो, ठीक है। तो लेकिन अभी कोविड तो फॉरगेट है, अभी ये कोविड कोई इतना होने नहीं वाला है। तुम लोग जब तक टीवाई कंप्लीट करोगे उस टाइम तक तो सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा, यू पीपल विल गोइंग टू गेट द प्लेसमेंट। लेकिन ये एनओएसएससी का जो प्रोग्राम रहता है ना, उसके अंदर है ना एनरोल हो जाने का, बिकॉज वो लोग एक टीआई से तुम लोग को प्लेसमेंट देता है अपने कॉलेज में से, और एक टेक्नो सर्वे वो तुम्हें प्लेसमेंट देता है। तो ये दोनों इसका जब भी कोई प्रोग्राम्स के बारे में आता है कि एनरोल करना है, आप लोग हाँ बोल देने का, और वहां पे इवन अटेंड भी करने का, ऑनलाइन ही लेक्चर्स रहते हैं लेकिन अटेंड करने का, बिकॉज वही लोग प्लेसमेंट देते हैं। अगर आप लोग वो प्रोग्राम में एनरोल नहीं है तो फिर डिफिकल्ट होता है आपको प्लेसमेंट मिलने के लिए। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? यस, यस मैम। ठीक है। तो प्लेसमेंट चाहिए तो आपको ये दो प्रोग्राम में एनरोल करना पड़ेगा। उसके अलावा भी कंपनी आते हैं, जैसे कि खातिब, योर लाइक एज अ काउंसलर, नहीं व्हाट इज दिस, योर इन द स्टूडेंट काउंसलिंग ना, हेड हो ना, तो आपको ये हमेशा फोकस रखना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स है उनको कैसे करियर उनका आगे बढ़े करके, ठीक है। तो आपको इनिशिएटिव लेना है, इसके बारे में सजेस्ट करना है हमेशा मैनेजमेंट को, बिकॉज आप हमेशा वो मीटिंग में बुलाए जाओगे, जैसे लास्ट टाइम आपको बुलाया गया था, तो वो मीटिंग में आपको हमेशा फोर्स करना है इसके ऊपर कि हमारे स्टूडेंट का बैकग्राउंड क्या है और हमें प्लेसमेंट की बहुत जरूरत है करके। तो प्लेसमेंट के ऊपर कॉलेज ने बहुत फोकस करना है, इस वजह से आपको हमेशा बोलना है। फीस के बारे में आप बोलते हो ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मेन फीस से भी ज्यादा जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा जॉब रहता है। तो आप एक एज अ स्टूडेंट काउंसलर करके आप वहां पे हमेशा रहोगे, ये पॉइंट पे हमेशा आगे बढ़ोगे हमेशा। इन वेर एवर मीटिंग, विच एवर मीटिंग दे आर कॉलिंग यू अपना, आपको वहां पे बोलना ही है कि हमें प्लेसमेंट अच्छा चाहिए। जितना मैक्सिमम हम हमारे सारे स्टूडेंट को प्लेस कर पाओगे उतना बेटर रहेगा कॉलेज के लिए। ये पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, ये पॉइंट हमेशा नोट करके रखना। और भी कुछ रहेगा तो मैं आपको सजेस्ट करती जाऊंगी कि क्या क्या बोलना है, ठीक है। सी, तो अच्छा ये हो गया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, बिकॉज जनरली आप लोग को इसी रिलेटेड जॉब मिलता है आफ्टर टीवाई। और एक रहता है कि अगर आपको खुद एज एन इंश्योरेंस एजेंट करके काम करना है तो उसका भी एग्जाम रहता है। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो मैं आपको बता के रख रही हूँ कि अगर आपको इंश्योरेंस, ये साइड बिजनेस जैसे काम करने का, आप लोग भले आप लोग बैंक में लोगोगे, कहीं और जगह पे काम, गवर्नमेंट जॉब पे भी लोगोगे, तो भी अगर आपको एक बार वो लाइसेंस मिल जाएगा ना, that you can sell the scheme to the people, ऐसे आपको एजेंट का लाइसेंस रहता है, वो अगर मिल जाएगा तो उस जैसे अगर मैंने आप लोगों ने मुझे कोई स्कीम सेल किया और मैंने वो खरीद लिया और मैं उसका कुछ प्रीमियम भरती भरती जाऊंगी ना एवरी ईयर का, एवरी मंथ का, तो उसका कुछ परसेंटेज आपके अकाउंट में भी आएगा, बिकॉज आपने वो हेल्प किया है सेल करने के लिए। तो ये आपका एक साइड अर्निंग होता है। आर यू गेटिंग मी ऑल ऑफ यू? तो इवन ये एजेंट का भी एग्जाम जब निकलता है तो वो भी अपीयर करने का, वो कब निकलेगा, कैसे, क्या फॉर्मेलिटी रहता है, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड क्या करूंगी, ठीक है। लेकिन आई थिंक आफ्टर 12th यू पीपल आर बिकमिंग एलिजिबल टू गिव दिस एजेंट एग्जाम, सो आप लोग उसके लिए ट्राई करो एलआईसी एजेंट के लिए, ठीक है। तो वो एक साइड बिजनेस के जैसा अभी से ही तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, और साइड बाय साइड अपना जॉब करते रहने का। और बाकी और भी कुछ साइड इनकम रहेगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन ईयर, थर्ड चैप्टर जो है अपना, इट इज अबाउट द होम एंड मोटर इंश्योरेंस। तो सबको पता है कि जब हम लोग होम लोन लेते हैं, तो होम लोन लेने के टाइम पे इट इज मैंडेटरी कि हम लोगों को इंश्योरेंस भी लेना पड़ता है। लेकिन एलआईसी एक ऐसा है कि जो होम इंश्योरेंस भी देता है, लेकिन जब हम लोग एलआईसी से लोन लेते हैं ना, तो वहां पे मैंडेटरी नहीं रहता है कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन आप अगर एसबीआई से होम लोन लेते हो, घर खरीदना है, आपके पेरेंट्स अगर लोन लेते हैं, तो ऐसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, ये लोग कंपलसरी करते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं नहीं, होम इंश्योरेंस। अभी होम इंश्योरेंस क्या रहता है, जैसे अगर मैंने मेरे नाम पे होम लोन लिया हुआ है, तो इन बिटवीन सपोज कुछ हो जाता है मेरे साथ या फिर मेरा डेथ हो जाता है, तो वहां पे जो भी अमाउंट रहेगा, लोन का अमाउंट रहेगा, वो इंश्योरेंस पूरा पे कर देगा। तो आपकी फैमिली के लिए वो सेफ रहता है। आर यू गेटिंग मी? तो इसके लिए कोई कोई बैंक उसको बहुत मैंडेटरी करते हैं कि आपको ये लेना ही पड़ेगा, बिकॉज क्या रहेगा, अगर कोई बीच में ही चला जाएगा तो वो उनके लिए भी नुकसान है।
और जनरली क्या होता है कि एसबीआई का अपना होम इंश्योरेंस है, एलआईसी का भी अपना एक होम इंश्योरेंस है, तो साइड बाय साइड क्या होता है उनका प्रोडक्ट भी सेल होता रहता है। तो आप लोग ऐसे सोचोगे कि नहीं वो लोग अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं करके का मैंडेटरी बोलते हैं कि नहीं आपको ये लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचने का, आपके लिए भी वो बेनिफिशियल है। हाँ, वो इंश्योरेंस वाला कंपनी भर देता है पूरा टोटल पूरा, लेकिन अगर वो डेथ है ना, वो डेथ अगर सुसाइडल रहेगा ना तो नहीं होता है, वो डेथ वहां पे दिखना चाहिए कि इट इज एक्सीडेंटल और द नेचुरल डेथ, देन ओनली वो रीपे होता है, अदरवाइज नहीं। हाँ घर मिलेगा ना, हाँ उसको घर मिलेगा, तो इसके लिए वो मतलब अच्छा रहता है। बिकॉज होम लोन क्या रहता है कि 5 लाख या 10 लाख का होम लोन कभी नहीं निकालते हम लोग। होम लोन अगर निकालेंगे सो इट विल बी मोर देन 15 लाख 20 लाख, कोई कोई 30-40 लाख में भी जाते हैं। तो अगर किसी का बीच में 40 मतलब चलो उसने अभी 1 महीना का ईएमआई भर दिया, उसके घर का 1 महीने का ईएमआई उससे भर दिया और नेक्स्ट मंथ में ही उसका डेथ हो गया, तो भी वो पूरा 40 लाख उसका पे हो जाएगा, ऐसा रहता है। लेकिन वो सुसाइडल डेथ नहीं होना चाहिए, इट शुड बी आइदर एक्सीडेंटल और द नेचुरल। अगर एक्सीडेंटल है तो वो प्रूफ होना चाहिए वहां पे, ओके, क्योंकि वो लोग बहुत वेरीफाई करते हैं, ऐसे पैसा नहीं देते वो लोग, बहुत वेरिफिकेशन होता है वो। ओके, सो ये हो गया होम इंश्योरेंस। इवन व्हीकल इंश्योरेंस का तो आप लोगों को पता रहेगा, व्हीकल इंश्योरेंस का क्या रहता है। टू व्हीलर का इंश्योरेंस तुम किसके पास है, टू व्हीलर है किसी के पास, जतिन के पास है, जतिन इंश्योरेंस लिया हुआ है ना, तो अगर वो भी मतलब गाड़ी का अगर कुछ नुकसान हो जाता है तो उसको उसका भी पेमेंट मिल सकता है व्हीकल इंश्योरेंस के थ्रू। ओके, सो ये होता है आपका व्हीकल इंश्योरेंस। एसबीआई का रहता है, आईसीआईसी का यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, बट वी कैन टेक इट फ्रॉम द डिफरेंट बैंक्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट है रोल ऑफ इंश्योरेंस इन लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक मतलब क्या स्टूडेंट, यहाँ पे बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड, हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, तो जो कोई ट्रक अगर लेके आता रहेगा तो हमारा, तो वहां पे हाँ वो अगर डैमेज हो जाता है, उधर कुछ नुकसान हो जाता है, तो वो हम लोग प्रूफ करके वहां पे उसके थ्रू हम लोग लॉजिस्टिक इंश्योरेंस निकाल के वो पैसा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन व्हीकल इंश्योरेंस का जितना मुझे पता है और बिजनेस का जितना मुझे पता है, वहां पे जैसे वो कुछ इंसिडेंट अकर होता है तो आपको इमिडिएटली कॉल करना पड़ता है, जो भी एजेंट के थ्रू या फिर जो भी बैंक के थ्रू आप लोगों ने लिया हुआ है ना, उनको इमिडिएटली इन्फॉर्म करना पड़ता है। इवन फॉर द व्हीकल इंश्योरेंस, अगर बाइक है कार है बीच में एक्सीडेंट हो गया, तो उसको उठा के लेके नहीं जाने का रिपेयर करने के लिए या फिर गैरेज, वहां पे ही छोड़ देने का। और जो एजेंट रहेगा, आपको लगता है कि नहीं मुझे भी क्लेम करने की जरूरत है, तो जो एजेंट रहेगा उसको वहां पे बुलाने का, वो इंसिडेंट पे, तो वो इमीडिएटली उसका फोटो वगैरह लेके रखेगा, थोड़ा आजू बाजू का सिनेरियो वो पूरा नोट डाउन करके रखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो आपके क्लेम को अप्रूवल देगा, अदरवाइज नहीं देता है। तो कभी भी ऐसा रही बात लाइफ इंश्योरेंस की, तो दैट्स ओके, बिकॉज वो जनरली अपना जो डेथ सर्टिफिकेट है उसके अंदर आ जाता है कि डेथ किस वजह से हुआ है करके। अगर एक्सीडेंटल भी है तो पोस्टमार्टम के थ्रू वो पता लग जाता है, नेचुरल भी है तो वहां पे बीमारी का रीजन आ जाता है, लेकिन सुसाइडल है तो वहां पे वो बताते हैं क्या है करके। ठीक है, डेथ में नहीं आता है सुसाइडल डेथ करके, लेकिन अगर सुसाइड में अगर कुछ रीजन की वजह से वो जैसे फांसी लिया है तो ऑब्वियसली इधर वो कुछ ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो वैसे वो वहां पे लिख के आता है, तो अगेन वहां पे फिर वेरिफिकेशन होता है ब्लड क्लॉटिंग का क्या रीजन था। हाँ, तो मतलब सुसाइडल डेथ के लिए बहुत इश्यूज रहते हैं। तो दिस इज व्हाट बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के लिए चल जाता है, लेकिन अगर व्हीकल इंश्योरेंस है, बिजनेस इंश्योरेंस है, लॉजिस्टिक इंश्योरेंस है, तो तभी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि जब वो इंसिडेंट अकर होगा इमिडिएटली उसी टाइम पे उनको बुला लेने का, तो वो लोग आरएनडी करके आपको जल्दी से वो रिपोर्ट बना के दे देते हैं कि ये क्यों हुआ क्या हुआ करके। इज इट क्लियर टू यू स्टूडेंट? यस, Yes, ma'am. ऑनलाइन स्टूडेंट, ओके, प्रियंका सिंह, यस। ठीक है, सो यहाँ पे रोल ऑफ इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक है, एंड देन द फायर इंश्योरेंस है, तो इनका क्या सिस्टम रहता है, क्या प्रोसीजर रहता है, दैट एवरीथिंग वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। ओके, उसके बाद में अभी देखो ये तो आपका सिलेबस के बारे में होगा स्टूडेंट, अभी जो मेन है कि अगेन दिस इज योर एफसी सब्जेक्ट, तो एफसी सब्जेक्ट में आपको फिर से प्रोजेक्ट रहेगा। अभी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को
जितना मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पे ग्रुप वाइज कोई कुछ नहीं करता है, बहुत कम ग्रुप से कि जो एक्चुअली एक दूसरे को हेल्प करके अपना प्रोजेक्ट क्या बनाते हैं। ओके, सो दिस टाइम अगर ऑफलाइन स्टार्ट होता है अगर सारे स्टूडेंट आते हैं तभी मैं पीपीटी रखूंगी, अगर सारे स्टूडेंट नहीं आ रहे तो मैं आपको कुछ असाइनमेंट वगैरह या फिर कुछ प्रोजेक्ट जैसा बना के देना है, वैसे आपको बनाना पड़ेगा। टॉपिक सेम रहेगा जो रहेगा वॉट एवर इट इज, लेकिन एटलीस्ट 10-15 पेजेस का आपको कुछ ना कुछ वहां पे लिख के आना पड़ेगा। दैट वे वी विल गोइंग टू डू व्हाट यू ऑल से, बिकॉज लास्ट टाइम तुम लोगों ने बहुत मतलब बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर नहीं दिखाया, तो दैट्स नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो करना चाहता है वो भी नहीं कर पाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आप लोगों में ऐसे यूनिटी नहीं है तो किसी एक का नुकसान क्यों करवाना। तो जिसको जो का अच्छा मार्क्स ले सकता है, किसी एक की वजह से वो मार्क्स नहीं ले पाएगा। ओके, तो मैं थोड़ा ट्राई करूंगी, इस बार मैं इंडिविजुअली दे दूंगी और जो करना है वो इंडिविजुअली बता दूंगी, या फिर मैं तुम लोगों का ओरल एग्जाम रखूंगी, वो बेटर रहेगा ना। ओरल एग्जाम, यस, वाइवा लेके रखूंगी, तभी सब लोग को बोलना ही पड़ेगा। यस, व्हाट यू ऑल से, किसी का कुछ भी रिप्लाई नहीं। ओके Yes, ma'am. ओके ओके ओके, क्या क्या, वही तो। अच्छा, यहाँ पे अमित हैव गिव मी सम मैसेज, खुद से ही हुआ तो, ये व्हाट इज दैट खुद से ही हुआ तो, मुझे नहीं समझा। हाँ, यहाँ पे मनीषा ने पूछा है मैम जॉब लोकेशन ऑल ओवर महाराष्ट्र और मुंबई, इट विल बी इन मुंबई। हाँ, आपको जो जॉब मिलता है ना वो मुंबई में ही मिलेगा। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि किसी को बाहर जाना पड़ा था, महाराष्ट्र की बाहर नहीं, मुंबई के बाहर, वैसा प्लेसमेंट में। हाँ, किसी एक को एक दो लेकिन उनको बहुत अच्छा पैकेज मिला था, उनको स्टार्टिंग में ही कुछ 22,000 मिला था, लेकिन उनको मुंबई से बाहर जाना पड़ रहा था एंड लेडीज से, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू किया था उधर जॉब ऑलमोस्ट, तो वो अच्छा था। अच्छा, अमित ने कहा है कि बाइक एक्सीडेंट अगर खुद से ही हुआ तो, हाँ लेकिन जानबूझ के नहीं करना चाहिए अगर बाइक एक्सीडेंट भी हो रहा है तो, लेकिन अगर है इंश्योरेंस तो एटलीस्ट दिखाना चाहिए, लेट देम डिसाइड। लेकिन ट्राई करना वहां पे ऐसा रिवील मत करो कि तुम लोगों ने जानबूझ के ठोका हुआ है करके वो एक्सीडेंट किया हुआ है, दैट वे यू शुड नॉट रिवील। ओके, एंड विवेक ने पूछा है क्या देना है, दिस इज आई थिंक अबाउट दिस प्लेसमेंट। यस विवेक, ओके okay, see this month you people will be getting the notice for the कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हाँ, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो रहता है ना बैंक का, उसके कोर्स के लिए ये मंथ में तुम लोगों को नोटिस आने वाला है। 500 रुपीज विल बी चार्जेस। वो पेमेंट कैसे करना है वो मुझे पता नहीं, ऑनलाइन आओगे या ऑफलाइन भरोगे वो पता नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखते हैं, वो बेटर रहेगा ना। एंड ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है ये बीबीआई मतलब पूरे कॉलेज में से ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस डिपार्टमेंट ने स्टार्ट किया हुआ है, तो आप लोगों का मुझे वहां पे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखना चाहिए। आर यू गेटिंग मी, आप लोग ज्यादा वहां पे इन्वॉल्व होगे और आप लोग ज्यादा पब्लिसिटी करोगे। एंड टीवाई को मैं अभी ज्यादा काम नहीं देने वाली हूँ, जो भी काम रहेगा वो आप लोगों को रहेगा, सेकेंड ईयर को रहेगा, बिकॉज फर्स्ट ईयर आर टोटली न्यू, तो आपको उनको गाइड करना है। ओके, तो मैं आई थिंक खातिब तुझे फर्स्ट ईयर के ग्रुप में ऐड कर दूंगी एज अ स्टूडेंट काउंसिलर, यू बी देयर इन द फर्स्ट ईयर ग्रुप ऑल्सो एज वेल एज इन द थर्ड ईयर बीबीआई ऑल्सो। ठीक है, तो वहां पे देखो ग्रुप में क्या हो रहा है करके, और जितना हो सके अपने स्टूडेंट को थोड़ा मोटिवेट करते रहने का हर चीज में एनरोलमेंट के लिए, कुछ भी रहने दो, भले इट इज कल्चरल एक्टिविटीज या कोई सेमिनार आता है कुछ भी, तो आपको उनको मोटिवेट करना है कि पार्टिसिपेट करना है कर, बिकॉज आप लोग देखते रहोगे कि अपने क्लास में कैसे बच्चे कुछ रिप्लाई नहीं देते। यस, मैं सबके लिए बोल रही हूँ। ओके, हाँ, यहाँ पे अमित ने लिखा है कि मैम जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जाम रहेंगे उसके लिए भेज दीजिएगा। ओके ओके, बैंक के लिए, यस यस डेफिनेटली। लेकिन देखो ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, इसका तैयारी हम लोग कॉलेज से करवा रहे हैं, तो जो फैकल्टीज रहेंगे वो अपने कॉलेज से रहेंगे। ठीक है, तो सेकेंड ईयर में ये इट इज एक्चुअली 1.5 महीने का कोर्स रहेगा, तो मे भी कुछ 40 या 45 लेक्चर्स रहेंगे उसके बीच में, और 3 सब्जेक्ट रहेंगे,
3 सब्जेक्ट के बाद में आपका एक एग्जाम लिया जाएगा कि जो जनरली IBPS एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसी वे में, कि जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा रॉन्ग आंसर के लिए। ओके, बिकॉज बैंक एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, अगर आप लोग रॉन्ग आंसर देते हो तो नेगेटिव मार्किंग में आता है, तो उसके हिसाब से आपको एक आइडिया आ जाएगा। अगर पॉसिबल रहेगा, थोड़ा बजट अच्छा रहेगा, तो आई थिंक खातिब और मैं और एक TY का लड़का हम लोग मिलकर बजटिंग करेंगे कि कितना पैसा बच रहा है, कितना कॉलेज के पास जाएगा। अगर पैसा ठीक ठाक से बचा, फैकल्टीज को भी पैसा देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है, तो अगर पैसा बचा तो हम लोग उसके अंदर से ही हम लोग इनके लिए टेक्स्ट बुक का प्लानिंग करेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो बुक रहेगा वो भी हम लोग दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। सो 500 रुपया रहेगा, घर पे बात करके रखो, 500 रुपया करके कोई भी नहीं बोलेगा। जितना हो सके मैक्सिमम स्टूडेंट को इसके अंदर इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, एंड दिस इज गुड फॉर योर फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? बिकॉज TY के बाद में आपको यही एग्जाम के थ्रू गवर्नमेंट जॉब लगने वाला है। अदरवाइज ये एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाला। आई गेटिंग मी? तो उसका हम लोग तैयारी करवा के ले रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर आपको एनरोल करवा के लेना है। यस स्टूडेंट, विल यू डू दैट? यस और नो? Yes, ma'am. बस BBI के स्टूडेंट के लिए ही नहीं रहेगा, बाकी कोर्सेज के स्टूडेंट भी रहेंगे इसके अंदर। लेकिन क्या रहेगा कि 40 स्टूडेंट का ही लिमिटेशन रहता है। अगर 40 से ज्यादा स्टूडेंट रहेंगे तो हम लोग उनको नहीं अलाउ करते हैं। तो इसके लिए जो 40 स्टूडेंट रहेंगे, मैं चाहती हूँ कि पहले अपने BBI के एटलीस्ट वहाँ पे एनरोल हो जाए। उसके बाद में BAF के रहेंगे, BMS के रहेंगे, BCom के भी स्टूडेंट्स रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग पहले आ गए और तुम लोग बाद में आ गए तो तुम लोगों का अपॉर्चुनिटी चला जाएगा, वैसा नहीं होना चाहिए। हाँ, वो लोग भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, तो इसके लिए पहले BBI के स्टूडेंट एनरोल करके रखो। जैसे पहले ग्रुप में मैसेज आएगा तो आप लोग इमीडिएटली अप्लाई करके रखने का। ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द एज लिमिट फॉर द गवर्नमेंट जॉब? आई थिंक इट इज बेसिस ऑन योर कैटेगरी। ओपन कैटेगरी के लिए बैंक एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से कुछ 20 या 30 ये सकता 30 तक एलिजिबल रहते ना, 30 या 32 तक ओपन कैटेगरी के लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए 30 है। एंड जो कैटेगरी में उनको 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहता है, तो दे कैन गो फॉर द 35 ऐसे रहते हैं कैटेगरी स्टूडेंट। हाँ, अमित ने कहा 25, नहीं इतना कम नहीं रहेगा, 25 तक तो तुम लोगों का एजुकेशन ही चलता रहता है, इधर तुम लोग इतना कम में। कैटेगरी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहता है, तो आई थिंक टिल 35। अहमद ये स्क्रीनशॉट लेके रखना, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेके रख। ऐसे इट इज शोइंग लेस देन 1 मिनट, तो लेक्चर खत्म हो जाएगा एंड जब नोटिस आएगा तभी मैं आपको भेजती हूँ क्लास में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड वी विल स्टार्ट, आई स्टार्ट टीचिंग यू। गवर्नमेंट एग्जाम कोई डिफिकल्ट नहीं होता है अमित, इट इज ऑल इजी। पढ़ाई करोगे तो सब कुछ इजी है।